अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल स्टेप पोटेंशियल बैरियर का हम जो वीडियो का सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि पार्ट रीजन 1 और रीजन 2 के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या बनेगी, वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली थी रीजन 1 और रीजन 2 के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हमने कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है। ए और बी और सी और डी, ये हमारे पास इक्वेशन निकली थी। फॉर लेफ्ट रीजन के लिए हमारे पास ये इक्वेशन निकली थी और राइट रीजन के लिए हमारे पास ये इक्वेशन निकली थी। तो फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट वेव इक्वेशन इन रीजन 1। तो ये हमारे पास जो रीजन 1 है, ये जो रीजन 1 के लिए जो इक्वेशन निकली है, तो इसमें क्या कहता है, ये सारी जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है इंसिडेंट वेव को। ठीक है, कि ये वेव आती है तो ये इंसिडेंट वेव को ये रिप्रेजेंट करता है। ये जो फर्स्ट टर्म है AE⁻IK1x, ये इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड टर्म BE⁻−K1x रिप्रेजेंट्स रिफ्लेक्टेड वेव इन रीजन 1। तो फर्स्ट टर्म CE⁻IK2x ऑफ इक्वेशन 5। अब हम इस पे आ जाते हैं। तो ये वाली जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांसमिटेड वेव को। ट्रांसमिटेड वेव को मतलब जो रीजन 2 में वो ट्रांसफ़र हुई है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्टेड वेव को, जो रीजन 2 में रीजन 2 से रिफ्लेक्ट हुई है। तो एज देर इज़ नो डिसकंटिन्यूटी इन रीजन 1 रीजन 2, सो देर इज़ नो रिफ्लेक्टेड वेव। आप देखिए जो रीजन 2 है हमारे पास, अब देखिए जो रीजन 1 है तो वहाँ पर तो ये बाउंड्री है, तो वेव आएगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। तो यहाँ पर दो वेव्स बनती है, एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव। जब हम रीजन 2 पर आते हैं तो यहाँ पर ट्रांसमिटेड वेव बनेगी जो यहाँ रीजन 2 में ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई बाउंड्री है ही नहीं रीजन 2 में। तो जब रीजन 2 में बाउंड्री है ही नहीं तो वो रिफ्लेक्टेड वेव तो यहाँ पर बनेगी नहीं। तो जब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव होगी नहीं तो फिर हम उसको क्या करेंगे, तो फिर ये वाली जो टर्म है DE⁻−IK2x, इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि रीजन 2 में कोई वेव रिफ्लेक्ट होती ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो E⁻IK2x ये ज़ीरो नहीं होता, तो क्योंकि E की पावर जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमेशा 1 ही रहता है, तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो फिर ज़ाहिर है जो D वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये क्वेश्चन 5 हमारे पास अब क्या बन जाएगी, y2 इज़ इक्वल टू CE⁻IK2x। तो अब हमने ये मज़ीद मॉडिफाई हमने सोल्यूशन को कर लिया। जो लेफ़्ट रीजन है उसका यही सोल्यूशन रहेगा, ये वाली रहेगा, और रीजन जो राइट वाला जो रीजन है उसके लिए ये सोल्यूशन बनेगा। तो हम जानते हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, और इसका जो डिफरेंशिएबल होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस का मतलब है कि वो बाउंड्री पर दोनों की कंडीशंस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उनकी वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। तो जैसे जो साई फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी इक्वल होगा। तो हमारे पास जो बाउंड्री है x इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जितने भी वेव फंक्शन होंगे वो x इज़ इक्वल टू 0 पर इक्वल होंगे। तो हमारे पास दो वेव फंक्शन है, लेफ़्ट और राइट वाला, तो एट x इज़ इक्वल टू ये क्या होंगे, इस पर इक्वल होंगे। तो जो लेफ़्ट रीजन के लिए जो हमारे पास साई फंक्शन था वो ये था AE⁻IK1x प्लस BE⁻−IK1x। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी और हमने वैल्यूज भी पुट कर दी x की, तो E⁻0 बन गया और BE⁻0 बन गया। तो जो हमारे पास राइट रीजन के लिए था वो हमारे पास ये वेव फंक्शन है, तो वो हमने वैल्यू पुट की और x की वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर दी, वो बन जाएगा CE⁻0। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है A + B इज़ इक्वल टू C। सिमिलरली जो इसका डेरिवेटिव है वो भी ज़ाहिर है x इज़ इक्वल टू 0 पर होगा। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो रीजन लेफ़्ट है उसको हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये आंसर आता है A⁻K1 e⁻K1x।
तो हम ये आई के वन एक्स हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बच गया। तो जो राइट रीजन है उसको भी हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। अब वो सारी वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, वो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने पुट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यूज़ पुट कर दी विद बाउंड्री कंडीशन। तो जब बाउंड्री कंडीशन वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर स्टेप किया, तो आयोटा K1 इज इक्वल इंटू ए ई की पावर 0 माइनस बी ई की पावर 0, ये सारा कुछ हो जाएगा। तो ई की पावर 0 1 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी K1 इज इक्वल टू K2C। तो इन जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं यूजिंग 7 इक्वेशन एंड 9 इक्वेशन, ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं ये वाली इक्वेशन नंबर 7 और ये वाली, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो K1 A माइनस बी K2 और C की वैल्यू हमारे पास क्या थी, A प्लस बी। तो C की वैल्यू हमने क्या की, यहाँ पर पुट कर दी। तो हमारे पास बन जाएगा K2 A प्लस बी, तो मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा। तो फिर आगे हमने क्या करना है, b को हमने कॉमन ले लिया, तो फिर ये b बाहर आ जाएगा, K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये टर्म मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये a मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो b ओवर a इज इक्वल टू k माइनस कापा डिवाइडेड बाय k प्लस कापा। तो ये जो K1 इसको हमने k की इक्वल पुट कर दी है ये वाला, और जो K2 है इसको मैंने पुट कर दिया कापा के, ताकि मज़ीद हमारे पास जनरल फॉर्म आ जाए। क्योंकि K1 K2 जनरल फॉर्म नहीं है, तो हमने क्या किया, K1 को हमने k की इक्वल पुट कर दिया और K2 को हमने कापा के इक्वल पुट कर दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर ये जो वैल्यू आई है, पुट दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पुट कर देंगे। तो a प्लस, तो ये जब वैल्यूज़ हम पुट करेंगे b की वैल्यू, तो ये b की वैल्यू जब हमने यहाँ से पुट कर दी तो ये बन जाएगा। फिर हमने कैल्शियम लेंगे, एल्शियम लेकर इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमने दूसरी वैल्यू भी निकाली c ओवर a, पहले हमने निकाली b ओवर a की, अब फिर हमने क्या निकाल लिया, c ओवर a की वैल्यू निकाल ली। और एज इट यहाँ K1 इसको हमने k की इक्वल पुट कर दिया और K2 को हमने कापा की इक्वल कर दिया, ये कांस्टेंट होता है कापा। फिर K2 स्क्वेयर जो हम जानते हैं, जिसका हमने ये वैल्यू को हमने K2 कहा था, तो यहाँ से E हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस वी ओ वी नॉट डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। और ये वाली टर्म जो होती है ये भी कांस्टेंट K के इक्वल होती है, K1 के हमने यहाँ पर लेट किया था। तो जब हम स्क्वेयर लेंगे तो ये स्क्वेयर ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वेयर रूट हो जाएगा। तो K2 की ये वैल्यू आ गई। और K2 का मैंने क्या कहा था, कापा कहा था, और K1 को मैंने K कहा था। तो फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। तो कापा की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, वो जो हमने निकाली थी b ओवर a और c ओवर a में, तो कापा की वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर बन जाते हैं। तो इस तरह हमने श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन फॉर फ्री पार्टिकल इन अ स्टेप पोटेंशियल वैल्यू को हमने सॉल्व कर दिया। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।